एवरीवन, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट थर्ड में सॉल्युबिलिटी एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, विलेयता और द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। इसी में हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे और राउल्ट्स लॉ पर जो डिपेंड करते हैं, राउल्ट्स लॉ और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एज ए टॉपिक मिक्सर छोटा सा टॉपिक है। ये सब मिलाकर अपना पार्ट 3 होगा। तो अपन सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है, हिंदी में बोलेंगे इसको विलेयता। तो इसका एक बार डेफिनेशन देखें आप कि कोई एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस विलेय की ग्रामों में अधिकतम घुलनशील मात्रा, जो कि यानी संतृप्त अवस्था होगी, अधिकतम घुलनशील मात्रा ठोस की विलेयता कहलाती है। इसको आप पहले समझ लें, उसके बाद ये लर्न होगी। जैसे मान लिया आप सिंपल सा पानी में नमक घोल रहे हैं, तो यहाँ पर पानी जो विलायक है उसकी मात्रा देखनी है, पूरे विलयन की नहीं। तो आप यहाँ गौर करें, विलायक वो कैसा होगा, द्रव विलायक। द्रव विलायक की भी मात्रा, उसका आयतन नहीं देखना है, 100 ग्राम मात्रा देखनी है। यानी आप 100 ग्राम जैसे पानी लें और उसमें नमक घोले, तो घोलते हैं आप कितना, उसको घोलते जाएंगे। कब तक घोलते जाएंगे? जब तक कि उसका घुलना बंद नहीं हो जाए, मतलब वो सैचुरेट नहीं हो जाए सॉल्यूशन, यानी उसके बाद उसका घुलना बंद हो जाए, तब तक आपको घोलना है। और उस कंडीशन में संतृप्त अवस्था सैचुरेशन आने तक 100 ग्राम पानी में जितना नमक घुल चुका होगा वो उसकी विलेयता कहलाएगी, उस द्रव की विलेयता कहलाएगी। ठीक है, इस द्रव में कितनी चीज विलय हो सकती है। तो अब आप ध्यान रखें, टेम्परेचर में कांस्टेंट कर देना कि उसमें टेम्परेचर फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर कम ज्यादा करने पर अलग अलग ठोस जो होते हैं वो कम ज्यादा मात्रा में घुलते हैं। तो पहले बार हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक लो, तो उसमें कोई ठोस विलय घोलना है, तो उस ठोस विलय की जो अधिकतम मात्रा घुलेगी, संतृप्त अवस्था आने तक कितना मैक्सिमम वो डिजोल्व हो जाएगा, वो मात्रा उस द्रव विलायक की विलेयता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, सपोज मैं कह दूं कि यहाँ पर 100 ग्राम कोई द्रव विलायक आपने लिया और टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा था, और उसकी सैचुरेशन आने तक x ग्राम जो है वो उसमें सॉल्यूट डिजोल्व हो गया, विलय घुल गया, तो ये x जो होगा वो उसकी विलेयता कहलाएगी। ठीक है, अब लेकिन इसका कई बार कंफ्यूजन यहाँ पर होता है कि ये विलेयता जो है उसमें 100 ग्राम में अपन उसी ग्राम में मात्रा देख रहे हैं, यानी ग्राम में ग्राम देख रहे हैं, तो ये परसेंटेज की तरह है। लेकिन ध्यान रखें, ये परसेंट वेट बाई वेट इससे अलग है। हमने जो पहले कंसंट्रेशन पढ़ी थी पार्ट 2 में, इसमें परसेंट वेट बाई वेट या मास परसेंट, उससे अलग है। उससे अलग कैसे है? वो भी 100 ग्राम्स में से देखते हैं, लेकिन वो जो 100 ग्राम्स होते हैं नीचे वाला, ये किसके होते हैं? पूरे सॉल्यूशन के होते हैं। और ये किसका है? ओनली सॉल्वेंट, ओनली विलायक के 100 ग्राम में विलय कितना है, तो होगी सॉल्युबिलिटी। और पूरे सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्युबिलिटी कितने ग्राम है, वो है मास परसेंट या परसेंट वेट बाई वेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान रखें आप। तो ये हो जाएगा। और इसके बाद अपन वो देखते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो वो तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम देख रहे हैं। और परसेंट जो था अपना मास अपॉन वॉल्यूम, वहां वॉल्यूम वो भी किसका होता है? सॉल्यूशन का। और मास किसका होता है? सॉल्यूट का। तो थोड़ा डिफरेंस है। सॉल्युबिलिटी अपन लेते हैं तो सॉल्वेंट यानी कि विलायक के 100 ग्राम में से सॉल्यूट कितना, ये देखना होता है। यदि मास परसेंट देखते हैं तो सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना, ये देखना होता है। और परसेंट मास बाई वॉल्यूम देखते हैं तो सॉल्यूशन के 100 ml में कितना सॉल्यूट है, तो वो वॉल्यूम में से देखते हैं। और मास परसेंट और सॉल्युबिलिटी दोनों वेट में से देखते हैं, लेकिन मास परसेंट में तो पूरे सॉल्यूशन के 100 ग्राम में से देखते हैं, और सॉल्युबिलिटी में ओनली सॉल्वेंट यानी विलायक के 100 ग्राम में से देखते हैं। ये होता है सॉल्युबिलिटी। और ये चीज जो होती है हमारे प्रैक्टिकल वगैरह में बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जो रेडिकल्स वो करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो वहां पर हमारा जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, तो उनमें जो रेडिकल्स होते हैं उनके सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देख के ही वो ग्रुप सेट किए हुए हैं। ग्रुप पर नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंक्रीज होता रहता है, तो वो सॉल्युबिलिटी भी इसी तरह से कैलकुलेट की हुई होती है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, ये होती है सॉल्युबिलिटी। और इसमें जैसे अपन मास परसेंट देखते हैं, ये कंफ्यूजन दूर करने वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज रखने की होती है। इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सबको समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर एक और चीज होती है कि मास परसेंट में आप यहाँ कितना घोल रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। सपोज आपने 100 ग्राम में से 2 ग्राम घोला तो भी हम मास परसेंट निकालते हैं। 100 ग्राम में 10 ग्राम घोला तो भी मास परसेंट निकाल सकते हैं। 200 ग्राम में 10 घोला, 50 घोला, कितना भी आपने करा, हम सबकी मास परसेंट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और है कि हमको सॉल्युबिलिटी निकालने का मतलब तब तक घोलना है जब तक कि सब घुलना बंद नहीं हो जाए, इसका डिजोल्व होना वो बंद नहीं हो जाए, प्रोसेस सैचुरेशन नहीं आ जाए,
तब तक आपको घोलना है। उस कंडीशन में यानी जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू डिजोल्व हो चुकी है, तब वो वैल्यू जाएगी, वो क्या कहलाएगी, सोल्युबिलिटी कहलाएगी। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। तो ये देखना 100 ग्राम सॉल्वेंट में और सैचुरेशन तक डिजोल्व करते रहना है। उस समय जितना सॉल्यूट डिजोल्व हो चुका होगा वो सोल्युबिलिटी होगी। ये आप कितनी भी मात्रा में घोल सकते हैं, कितनी का भी निकाल सकते हैं, और वो पूरे सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, इसलिए मैंने बार बार रिपीट किया है। अब अपन इसमें लेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। तो देखिए अब अपन लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, यानी सोल्युबिलिटी जो है किस चीज से वेरी करती है। अपन एक ही सॉल्वेंट में अलग अलग तरह के सोल्यूट डिजोल्व करें तो किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो यहाँ पर अपन दो तरह के सोल्यूशन ले रहे हैं। एक में सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट तो लिक्विड लेना ही है हमको, क्योंकि अपना पूरा टॉपिक किसका है, लिक्विड सोल्यूशन का। तो यहाँ पर सॉल्वेंट लिक्विड में सॉलिड सोल्यूट लेना है, और दूसरे तरह का अपन सोल्यूशन लेंगे जिसमें सॉल्वेंट जो लिक्विड हमारा उसमें सोल्यूट क्या लेंगे, गैस। तो इन दोनों की सोल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी। तो पहला इसमें आता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों की नेचर कैसी है उस पर डिपेंड करती है सोल्युबिलिटी। दूसरा आता है इंपॉर्टेंट चीज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी अलग अलग सोल्यूट जो है अलग अलग तरह से टेम्परेचर डिपेंड करते हैं। किसी में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और किसी की सोल्युबिलिटी कम होती है। दूसरा इधर गैस अगर सोल्यूट लेते हैं अपन तो उसकी सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे। खुद गैस जो है उसकी नेचर कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। कुछ गैस ज्यादा डिजोल्व होती है, कुछ कम होती है। तो दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की नेचर कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि इसकी सोल्युबिलिटी कितनी होगी। थर्ड है टेम्परेचर, और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें वो है प्रेशर। गैसों की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा प्रेशर पर ही डिपेंड करती है, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल है हेनरी लॉ का। इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कोई गैस कितनी मात्रा में डिजोल्व होगी। ठीक है, अब अपन एक एक करके सारे फैक्टर डिटेल में लेंगे और उनके एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल्स वगैरह जो होते हैं कई बार बुक्स में जो लिखे थे वो भी अगर अपन लर्न कर लें तो हमारा काफी कुछ काम हो जाता है, क्योंकि अपन हर एक चीज को अपन मन से नहीं एक्सपेरिमेंट करे बिना बता सकते कौन चीज ज्यादा डिजोल्व होगी। कुछ जो प्रॉपर चीजें होती है उनसे अपन आइडिया लगा सकते हैं, बाकी चीजें आपको लर्न करनी है इसमें ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो अपन लेते हैं इनका एग्जाम्पल। तो इसमें पहले लेंगे सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्वेंट में कोई सॉलिड सोल्यूट अपन डिजोल्व करना चाह रहे हैं तो उसकी सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है। तो पहला अपन लिखा था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों की नेचर पे डिपेंड करेगी। अब नेचर का मतलब क्या है, इसका एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखें आप, लाइक डिजोल्व लाइक। क्या करो मैं, लाइक डिजोल्व लाइक, इसको हिंदी में बोलते हैं समान समान को घोलता है। इसका मतलब कि जो जैसा सॉल्वेंट होता है उसमें उसी नेचर का सोल्यूट इजीली डिजोल्व होता है। यदि अब आप यहां देखें आयनिक सॉलिड जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व होगा, यानी सॉल्वेंट यदि पोलर है तो उसमें सोल्यूट भी पोलर जो होगा या आयनिक होगा वो ज्यादा डिजोल्व होगा। और यदि नॉन पोलर सॉलिड है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही इजीली डिजोल्व होगा। इसके अपन एग्जाम्पल देखें जैसे NaCl, KCl, KNO3 ये आयनिक सॉलिड सारे, Na प्लस है, Cl माइनस है, K प्लस Cl माइनस, K प्लस NO3 माइनस। तो सारे जिनमें प्लस माइनस से मिलकर बने हुए जो सॉलिड होते हैं आयनिक सॉलिड वो पोलर सॉल्वेंट में बहुत आसानी से डिजोल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कह सकते हैं वाटर। और ये जो नॉन पोलर सॉलिड होते हैं जैसे आयोडीन है सॉलिड फॉर्म में होता है, S8 सल्फर ये भी सॉलिड होता है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही इजीली डिजोल्व होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4 क्लोरोफॉर्म और CS2 ये सॉल्वेंट ग्रुप में काम आता है लैब में, तो इनमें ये नॉन पोलर सॉलिड डिजोल्व होते हैं। तो रीजन क्या है कि इनके बीच में ये पोलर सॉल्वेंट है, इनके मॉलिक्यूल्स में जैसा फोर्स होता है ऐसा ही फोर्स इनके मॉलिक्यूल्स में होता है। तो जब इनको डिजोल्व करते हैं तो इजीली आपस में इनके फोर्स सेम होने के कारण इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि NaCl, KCl ये जो इनकी सबकी भी सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकती है, तो वो फिर इनकी डिपेंड करती है जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। जिनकी लैटिस एनर्जी कम होती है, मतलब जिनके लैटिस में जो प्लस और माइनस आयन है जिनमें अट्रैक्शन कम होगा उनको हटाना, दूर दूर करना और डिजोल्व करना आसान होगा। तो जिसकी जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी कम होगी उसके आयंस इजीली सेपरेट हो जाएंगे और वो इजीली इसमें डिजोल्व हो जाएंगे। दूसरा जिनकी जलीय ऊर्जा ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब जिनको वाटर में डिजोल्व होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो जितनी ज्यादा होगी वो भी उतना ही ज्यादा इसमें डिजोल्व होगा। और ऐसे यहाँ पर है तो नॉन पोलर सॉलिड में डिजोल्व होगा। इस बात को आप सिंपल सा अपने इसमें समझ लो कि लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब हमेशा दुनिया में सब जगह ऐसा होता है कि हर आदमी का किसी की दोस्ती किससे होती है। आप खुद जिस तरह के विचारों वाले हैं आपकी दोस्ती भी उसी तरह के विचार वाले आपकी सब। यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आपको धार्मिक लोगों से दोस्ती होगी, यदि आप शैतान प्रवृत्ति के हैं तो आपकी शैतानों से दोस्ती होगी।
यानी आपके दोस्त वैसे होंगे जैसे नेचर के आप खुद हैं। इसको आप एक और थोड़ा उदाहरण दूं, मान लीजिए कोई आदमी ट्रेन में चढ़ गया और वो आदमी बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है मान लीजिए, और उसके पास बाई चांस उस दिन सिगरेट नहीं है, तो वो गारंटेड कह रहा हूं 15 मिनट के अंदर पूरी ट्रेन में उसको कुछ भी करना पड़े 10-20 बीड़ी पीने वाले वहां ढूंढ लेगा, अपने उनके पास बैठ के बीड़ी पी रहा हूं, सिगरेट पी रहा हूं, जो भी मान लो। तो कहने वाला क्या है कि इतनी भीड़ उसने किसको ढूंढा? उन लोगों को ढूंढा जैसा वो खुद है। यदि आप पढ़े लिखे में इंटेलिजेंट लोग आदमी हैं तो आप ट्रेन में वैसे लोगों से थोड़ी देर बातचीत करना शुरू कर देंगे। यदि आप मौज मस्ती वाले आदमी हैं तो आप वैसे लोगों को ढूंढ के आप ताश पत्ती खेलना शुरू कर देंगे। वही चीज यहाँ पर लागू होती है। लाइक विजुअल लाइक, दुनिया में सामान को बोलता है। अपने जैसे लोगों के साथ लोग ग्रुप बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं। तो वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, जो जैसे नेचर का सॉलिड है उसी नेचर के सॉल्वेंट में वो डिजोल्व होता है। और ये जालक ऊर्जा वगैरह किस पे डिपेंड करती है? आयन की साइज पे, चार्ज वगैरह डिपेंड करती है। इसकी अपन डिटेल फिर अपन वहां 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर पढ़ते हैं, वहां से अपन देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इतना ही सुनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो फैक्टर है, अब देखिए सॉलिड सॉल्यूट और इन सॉलिड लिक्विड में टेम्परेचर क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हमें एक रिएक्शन के रूप में लेते हैं कि हमारे पास एवरेट ठोस है, अभी डिजोल्व नहीं हुआ वो सॉलिड हमारे पास, और दूसरा क्या है विलाय। इन दोनों को मिला रहे हैं और थोड़ी देर में क्या बन जाएगा? विलियन बन जाएगा। अब ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन कब तक चलेगी? जब तक इसका सेचुरेशन नहीं आ जाएगा। और विलियन से वापस ये भी बनते रहते हैं। एक कंडीशन में यानी कि सेचुरेशन में क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उसके बाद इसका डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। और जो इक्विलिब्रियम पे जो सॉलिड जितना डिजोल्व हो जाएगा उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉलिबिलिटी बोलते हैं। तो ये साम्यावस्था इसमें आती है, इक्विलिब्रियम आता है। और इस दौरान, इस रिएक्शन के दौरान जो डेल्टा एच होता है, एनर्जी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा, उसकी वैल्यू प्लस माइनस x किलो कैलोरी हो सकती है। यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या है? यदि किसी सॉलिड का डिजोल्व होना एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा। दूसरा, यहाँ पर यदि डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सा होगा? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक, सॉरी, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, और डेल्टा एच नेगेटिव है तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव जाएगा। अब इसको ये चीज थोड़ा सा अपन फ्लैशबैक में चले। एक्सोथर्मिक वाला इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है इसको, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है ऐसा नहीं। आप थोड़ा सोचें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब एनर्जी रिलीज हो गई, यानी इनके पास जो रिएक्टेंट है उनके पास जितनी एनर्जी थी उनमें से कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, निकल गई। रिमेनिंग एनर्जी किसमें? प्रोडक्ट में। तो इस वजह से एनर्जी क्या है? कम। इनके पास ज्यादा थी, उसमें से कुछ निकल गई, रिमेनिंग एनर्जी, शेष एनर्जी इनके पास है। तो आप प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, उसमें रिएक्टेंट की माइनस करनी है, तो अपने आप वैल्यू किसमें आएगी? नेगेटिव में। डेल्टा एच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल टू एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ एनर्जी जब रिलीज हो गई तो मतलब इसका कम बचेगी, वो कम वाली ये है प्रोडक्ट की, माइनस ज्यादा वाली है, तो कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। ऐसे उल्टा कर ले, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ उल्टा होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी जितनी इनके पास एनर्जी थी उससे कुछ और इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, और वो करने के बाद क्या होगा? ज्यादा एनर्जी वाला प्रोडक्ट बना है। जैसे मान सपोज इनके पास 50 किलो कैलोरी एनर्जी थी और 20 और एब्जॉर्ब कर ली इन्होंने, तो टोटल कितनी हुई? 70। वो 70 किसकी हो गई? सॉल्यूशन की। यानी कि सॉल्यूशन की यानी प्रोडक्ट की एनर्जी अब ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करोगे तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव माइनस, थोड़ा सा लॉजिक से ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम कि जिनकी डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उन ऐसी रिएक्शन में सॉल्यूट में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए हम ला सातले इफेक्ट लेते हैं, ली चैटले प्रिंसिपल या ला सातले प्रभाव लेते हैं। मैं इसके लिए आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। ला सातले प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी भी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर है 11th क्लास में, किसी भी इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम आ चुका। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था पता है? समझ रहे? इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब किसी रिएक्शन में टेम्परेचर, एनर्जी, कलर, डेंसिटी सब कुछ क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ऐसी कंडीशन जहां ताप, दाब, रंग, घनत्व है सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया। क्या लगता है? सब कुछ थम सा गया हो। रिएक्शन चल रही है लेकिन कुछ चेंज नहीं दिख रहा होता हमको, उस कंडीशन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब उस इक्विलिब्रियम में सब कुछ कांस्टेंट हो चुका है और फिर आपने उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। जैसे मान लिया आपने टेम्परेचर कम ज्यादा कर दिया, प्रेशर कम ज्यादा कर दिया, या कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उसमें ऐड कर दिया, कोई इनर्ट गैस जो है इसमें ऐड कर दी, तो फिर उसमें वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और थोड़ी देर बाद वो वापस उसको सेट होने की भी कोशिश करता है। मैं इसको और आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कहीं
छाया में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई या हवा चले अच्छी एसी में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको वहां अच्छा लग रहा है, आपके वहां इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कोई चेंज नहीं दिख रहा, आप आराम से शांति से पढ़ रहे हैं। अब लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा डिस्टर्बेंस आया जिसके कारण आपको वहां से उठना पड़ा, तो आप क्या करेंगे? आप उस डिस्टर्बेंस की तरफ आपका ध्यान जाएगा, यानी आप डिस्टर्ब होंगे, फिर वो डिस्टर्बेंस क्यों हुआ उस कारण को आप खत्म करेंगे और वापस आकर के वही एसी में बैठने की कोशिश करेंगे। आप इसे मान लीजिए घर में पढ़ रहे हैं, एसी में आराम शांति से पढ़ रहे हैं, आपको मम्मी ने आवाज लगा दी सपोज, तो मम्मी आपके लिए क्या हुआ? आपकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको डिस्टर्ब कर रही है, वो उस आवाज से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मम्मी के पास जाएंगे, वो जो काम कह रही है बता रही है उसको करके वापस वही आकर के बैठने की कोशिश करेंगे। यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, फिर उस पूरे सिस्टम ने आपने उस डिस्टर्बेंस को खत्म किया, वैसा काम किया जिससे डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए और वापस आकर के उसी कंडीशन में आ गए। सेम ऐसा ही काम ये रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम में करता है कि अगर आपने इक्विलिब्रियम आने के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो सिस्टम अपने आप क्या करेगा? उस टेम्परेचर को डिक्रीज करके वापस इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगा। या आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो सिस्टम अपने आप अपना टेम्परेचर इंक्रीज करके इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगा। जो आपने डिस्टर्बेंस किया उस डिस्टर्बेंस को खत्म करने की कोशिश करता है। ली चक्र की भाषा में बोलूं तो किसी साम्य अवस्था पर बाह्य परिवर्तन करने पर वह साम्य उस ओर विस्थापित हो जाता है जिधर विस्थापित होने से किया गया बाह्य परिवर्तन नष्ट हो जाए। ठीक है, वो साम्य उस ओर शिफ्ट हो जाता है। उस ओर शिफ्ट का मतलब यहाँ रिएक्शन दोनों तरफ चलती है, तो किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी उस डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए। तो अब आप देखिएगा, मान लीजिए ये रिएक्शन है हमारे पास एवलेट ठोस प्लस विलायक की और विलयन बनेगी, और ये रिएक्शन कैसी है? मान लीजिए डेल्टा एच पॉजिटिव वाली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी रिएक्शन जब ये फॉरवर्ड होती है तब इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और अब आपने इसमें क्या कर दिया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। इक्विलिब्रियम आने के बाद आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो अपने क्या किया? इक्विलिब्रियम आने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो सिस्टम क्या करेगा? उस टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब डिक्रीज करने के लिए फिर ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में फास्ट होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम में तो दोनों तरफ की रेट क्या होती है? सेम हो जाती है, लेकिन अब उस डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ जाएगी, उसकी रेट बढ़ जाएगी जिधर वो टेम्परेचर को कम कर सके। तो आप ये देखिए, हमने क्या रखा? डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जब तेज होगी, फास्ट होगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, और यही सिस्टम चाहता है। हमने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो सिस्टम टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, क्योंकि ये फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने पर इसकी एनर्जी कम होती है, तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सिस्टम ने इसको डिक्रीज करने से अपनी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन तेज कर लिया, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन चलने वाला क्या बनेगा? विलयन ज्यादा बनेगा, सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा। इसका मतलब सोल्यूट अब ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व होगा। इट मीन सोल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब आपको उसमें एग्जाम्पल ये आपको थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल है, NH4Cl, KCl, AgNO3, NaNO3, KI एक्सेट्रा। इन सब में डेल्टा एच जो है पॉजिटिव होती है, तो इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। दूसरा इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं अपन, जिन रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, तो डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जब होगी तो एनर्जी रिलीज होती है। अब आपने क्या कर दिया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका था और अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो सिस्टम क्या करेगा? टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने की कोशिश करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन तो क्या होता है? यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, ये रिएक्शन थी फॉरवर्ड डायरेक्शन पास होती है, तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आपने इंक्रीज किया है और वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। आपने इंक्रीज किया है तो सिस्टम तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज होती है तो ये रिएक्शन को बैकवर्ड लाने की कोशिश करेगा, पीछे की तरफ उसकी रेट रिएक्शन की बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर इंक्रीज आपने किया, बाहर से हमने किया, तो सिस्टम अपने आप अपना टेम्परेचर कम करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लाएगा। क्योंकि अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड में ये एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन कब चलेगी? जरा बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन चलने का मतलब विलयन वापस किसमें टूट जाएगा? एवलेट ठोस और विलायक में। यानी अब ये दोनों वापस अलग अलग हो गए, यानी किसी सोल्युबिलिटी क्या हुई है? डिक्रीज हो गई। तो जिन कंपाउंड जो सॉलिड है जिनकी डिजोल्व होने की जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, तो उनमें टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो थोड़ा सा आप रट भी लेंगे और थोड़ा लॉजिक ध्यान रखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे।
इस तरह के एग्जाम्पल है NaOH है, लिथियम सल्फेट है, कैल्शियम एस्टेट है। इस तरह के सॉल्ट जो है उनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, जैसे ग्लूबर साल्ट है। ग्लूबर साल्ट का फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2। ये क्रिस्टलाइजेशन क्वार्टर होता है। तो इसमें क्या होता है कि 32.4 डिग्री 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो क्या होता है, अगर टेम्परेचर पर इंक्रीज करते हैं इसका, इस टेम्परेचर तक 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। उसके बाद यदि आप और टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। यानी एक जैसा नहीं कंटिन्यू कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं है। 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि इससे ज्यादा टेम्परेचर के बाद इसका जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर होता है ये इससे सेपरेट होने लग जाता है। जब वाटर से सेपरेट हो जाएगा इट मीन ये फिर डिजोल्व ही नहीं होगा। तो ये होता है इसका टेम्परेचर का इफेक्ट। अब अपन लेते हैं गैस का सॉल्यूशन बनाएंगे अपन, जो गैस का लिक्विड में वो किस किस पे डिपेंड करता है। अब हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इससे पहले हमने क्या देखा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब अपन गैस की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं। जनरली जितने भी गैसें हैं वो करीब वाटर में सभी डिजोल्व होती हैं और ट्रू सॉल्यूशन बनाती है। हमने जो इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन। तो सारी गैसें वाटर में कम ज्यादा घुलती हैं लेकिन सॉल्यूशन सब बनाती हैं। अब इनसे संबंधित घुलने से संबंधित गुणांक आता है अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। ये सिंपल क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में विलय गैस का आयतन क्या कहलाएगा, उसका अवशोषण गुणांक। 1 सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं या 1 मिलीलीटर कहते हैं, एक बात है। 1 मिलीलीटर जल में जितना आयतन गैस का घुल जाएगा मिलीलीटर में, वही उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। और इसमें सिंपल सी बात है कि अवशोषण गुणांक इंक्रीज होता है, इसका मतलब गैस की विलेयता बढ़ती है। जैसे 1 ml है, किसी पे 1 ml में गैस का मान लीजिए 0.2 ml घुलनशील है या 0.3 या पॉइंट जितना भी ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा 1 ml में गैस का आयतन घुलेगा उतना ही इसका अवशोषण गुणांक ज्यादा है। या उल्टा बोल सकते हैं कि किसी गैस का अवशोषण गुणांक जितना ज्यादा है गैस की विलेयता भी उतनी ज्यादा होगी। और ये जो अवशोषण गुणांक है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस तरह गैस की प्रकृति, गैस का नाम क्या है, उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, वो सब अपन बातें डिपेंड करेंगे। तो अपन इसके लेते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले गैस की खुद की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस। तो सिंपल सी बात है कि जो गैसें विलायक में डिजोल्व कर रहे हैं और उस विलायक से रिएक्शन कर लेती है या उस विलायक में वो आयनित हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो अधिक विलय होने के उनके चांसेस होते हैं। जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया H2 से रिएक्शन करके NH4OH बना लेती है। HCl गैस ही होता है मूल रूप से, तो HCl गैस को जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो उसका लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी H2 से क्रिया करके H2SO4 बना लेती है। ये भी आपने सुना होगा एसिड रेन वगैरह होती है, तो वातावरण की SO2 जल से क्रिया करके और क्या बनाती है, एसिड बनाती है, वही जमीन को आता है, उसको एसिड रेन बोलते हैं। तो ऐसे कोई गैस जो है जो विलायक से क्रिया कर सकती है, विलायक में आयनित हो सकती है, वो गैस औरों की तुलनात्मक रूप से ज्यादा विलय होती है। अब कौन सी गैस ज्यादा होगी कम होगी, तो उनका अपन अवशोषण गुणांक का क्रम देखते हैं। जिसका अवशोषण गुणांक ज्यादा है वो जल में ज्यादा विलय। तो क्या क्रम है आप देखिए, तो अवशोषण गुणांक का जो क्रम है गैसों के लिए वो है, अमोनिया के लिए मैक्सिमम होता है अमोनिया, फिर HCl, SO2, H2S, CO2, C2H2, O2 और N2। इनके अपन देखेंगे तो लर्न हो जाता है। तो इस तरह जिसका भी अवशोषण गुणांक ज्यादा है उसकी विलयता भी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर इसमें वो है विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में सीधा कॉन्सेप्ट है वही समान को समान घोलता है वाली बात है। तो ध्रुवीय गैस है वो ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलय होगी और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलय होती है। जैसे एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि HCl इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन बेंजीन, क्योंकि HCl में इनकी विद्युलता अलग अलग है H की और Cl की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होने के कारण ये क्या है, ध्रुवीय अणु है, पोलर कंपाउंड है, तो वो वाटर में ज्यादा डिजोल्व होगा बजाय बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर में आता है टेम्परेचर। तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर पर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। कारण क्या है कि कोई भी गैस जब जल में घुल जाती है तो वो घुली हुई अवस्था में रहती है, लेकिन जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो जो गैस के अणु उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कोई भी गैस हो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उस गैस के अणु उस विलयन को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, इसका उनकी विलयता कम हो जाएगी। यही लासातलीय सिद्धांत भी कहता है। इसलिए कई बार अपन किसी पानी वगैरह को लिक्विड को गर्म शुद्ध करने के लिए, कई बार जैसे बदबू आ रही होती है पानी में मान लीजिए, तो हो सकता है कोई इसमें गंदी गैस घुली हुई हो, तो शुद्ध करने के लिए अपन गर्म करते हैं।
तो गर्म करने से क्या होगा, जो भी गैस उसमें घुली हुई होगी वो गर्म करने से बाहर निकल जाएगी तो पानी शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से ताप बढ़ाने पर सामान्यतः गैसों की विलेयता कम होती है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये इसका एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है इनकी विलेयता दरअसल ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जिसे हमने पहले पढ़ा था ठोसों में, तो ठोस में दो प्रकार के थे, जिनका गुलना ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है उनमें ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, और जिनमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है उनका ताप बढ़ाने पर घटती है। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, वही लासातले नियम के अनुसार यदि H2 और He हाइड्रोजन हीलियम दोनों का जल में घुलना ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है तो डेफिनेटली ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इसमें ताप का प्रभाव होता है। दूसरा लास्ट प्रभाव जिसका है वो है गैस का, दाब का प्रभाव। गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव है, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव है। तो देखिए इसमें कैसे होता है। तो गैसों की विलेयता पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर से गैसों की विलेयता बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, होती है। तो वो किसने बताया सबसे ज्यादा, सबसे पहले हेनरी नियम। हेनरी ने गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाया था, जिसको हेनरी नियम के नाम से जानते हैं। तो वो नियम क्या है, इनके अनुसार स्थिर ताप पर टेम्परेचर पर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। किसी भी एक फैक्टर को देखते हैं तो बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रखना चाहिए। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक आयतन में विलय गैस की मात्रा जो होती है वो विलायक की सतह पर साम्यावस्था में गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने गैस को किसी विलायक में घोलना शुरू किया तो उनमें घुलने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी देर में साम्यावस्था आ जाएगी। उस साम्यावस्था पर वो गैस उसकी सतह पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है उस प्रेशर में डिपेंड करती है उसकी विलेयता। यदि वो प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब गैस ज्यादा घुली हुई है, और प्रेशर कम है इसका मतलब गैस कम घुली हुई है। सिंपल सी बात है, सब लिक्विड है और ऊपर गैस अपन उसको दबाएंगे तो जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उतनी गैस उसमें अंदर चली जाएगी। तो उसको अपने सिंपल सा ध्यान रखना कि गैस की मात्रा घुलन से घुले जो मात्रा है वो गैस द्वारा विलायक की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यही हेनरी नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, कई बार एग्जाम पूछा हुआ है। तो यदि मान लो ऐसे कह लें साम्यावस्था पर P दाब पर विलायक के एकांक आयतन में गैस की जो घुलाव भार है वो कितना है m। दाब तो कितना लगा हुआ है P, और उसका जो घुलाव भार है वो कितना है m। तो हेनरी साहब कहते हैं कि m समानुपाती P, यानी दाब ज्यादा होगा तो द्रव्यमान ज्यादा घुला होगा, दाब कम है इसका द्रव्यमान कम घुला होगा। प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा m इक्वल टू Kp। ये जो K है इसका नाम क्या है, हेनरी नियतांक। और इस m और P के मध्य जो ग्राफ आता है वो भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा। तो सिंपल सी बात है कि दाब ज्यादा होगा तो विलेयता भी ज्यादा होगी, दाब कम है तो विलेयता कम है। अब उसको अपन आगे और एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए यदि मान लीजिए हमारे पास एक विलायक में एक से अधिक गैसें घुल रही हो तो फिर उनका कैसे देखेंगे अपन। तो उस कंडीशन में किसी पर्टिकुलर गैस की जो विलेयता होगी या जो उसकी विलय मात्रा होगी वो उसके मोल प्रभाव के रूप में लेनी पड़ेगी, मोल फ्रैक्शन के रूप में लेनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग गैसों की सबकी थोड़ी बहुत मात्रा घुली हुई है। तो पर्टिकुलर किसी गैस का कितना मोल फ्रैक्शन डिजोल्व होगा वो उस गैस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। PI लिखा मतलब इंडिविजुअली उस गैस का पार्शियल प्रेशर है। टोटल प्रेशर होगा वो सारी गैसों के अलग अलग प्रेशर के सम के इक्वल होता है। प्रत्येक गैस में थोड़ा बहुत दाब लगाया होता है तो कुल दाब में से किसी पर्टिकुलर गैस ने कितना दाब लगाया है वो दाब उसका आंशिक दाब कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। और किसी गैस की जो उसमें घुली हुई मात्रा है वो उसके मोल फ्रैक्शन के रूप में लेंगे। तो किसी गैस का घुला हुआ मोल फ्रैक्शन उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस अपने कह सकते हैं x1 प्रोपोर्शनल P1, x2 प्रोपोर्शनल P2। तो यहाँ x क्या है, किसी गैस का मोल फ्रैक्शन, और P क्या है, उस गैस का आंशिक दाब। इस तरह से तो वही चीज है, मात्रा को अपन उसके दाब के समानुपाती करते हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक गैस है तो मोल फ्रैक्शन उसके समानुपाती होगा आंशिक दाब की। इस तरह से हेनरी का नियम कहता है कि दाब के समानुपाती होता है गैसों के विलेयता। उस हेनरी नियम की कुछ सीमाएं भी है, जिसे तो दाब बहुत अत्यधिक भी नहीं हो, दूसरा ताप भी बहुत कम भी नहीं हो, तीसरा गैस जो है गैस और विलायक ये अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसमें डिसोसिएट भी नहीं होनी चाहिए, एसोसिएट भी नहीं होनी चाहिए, कोई रिएक्शन भी विलायक के साथ नहीं होनी चाहिए। और चौथा है विलयन तन्वयी होना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में घुली भी नहीं हो, तब इस हेनरी नियम की साथ है लागू होता है हेनरी नियम x समानुपाती P। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे वाष्प दाब, जिसमें अपन लिक्विड वेपर प्रेशर और लिक्विड सॉलिड लिक्विड विलयन का वेपर प्रेशर लेंगे। उसी में राउल्ट्स लॉ होगा और आदर्श अनादर्श विलयन होंगे, आइडियल और नॉन आइडियल। थैंक यू।